This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। शहर कराची में अगर हम ट्रैफ़िक का निज़ाम देखें और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें कि कितनी बसें हैं इतने लोगों के लिए, अगर हम देखें तो शहर कराची की आबादी एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ की है। अब इस 2.5 करोड़ आबादी के लिए अगर हम बस रूट की बात करें कि कितने ऑफिशियल बस रूट्स हैं, तो तकरीबन 329 ऑफिशियल बस रूट्स की बात की जाती है और ऑपरेशनल कितने हैं, वो तकरीबन 111 बस रूट्स ऑपरेशनल हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर बस रूट्स ऑपरेशनल नहीं हैं, उन पे बसें नहीं चलती हैं। उसकी वजह बताई जाती है कि जी वहाँ से प्रॉफिट नहीं आता। अब प्रॉफिट नहीं आएगा तो बसें कैसे चलेंगी। अगर ओवरऑल हम बात करें तो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के इस इकनॉमिक हब, पाकिस्तान की मुआशी रख शहर कराची में 2011 में अगर हम देखें तो बसों की तादाद जो मिनी बसेस हैं तकरीबन 22,000 से ज़्यादा थी। और आज अगर हम बात करें तो एक अंदाज़े के मुताबिक शहर कराची में मिनी बसेस की तादाद कोई 10,000 के करीब बताई जाती है। यानी बढ़ने की बजाय ये कम हुई है। आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, लोग दूसरे शहरों से और देहातों से शहर कराची में आके आबाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बसों की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। अगर आप शहर कराची के रहने वाले हैं या फिर कभी कराची आपने विज़िट किया है तो आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची में ट्रैफ़िक का निज़ाम कितना अच्छा है, यहाँ पे बसों की हालत कैसी है और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट तो आया था कि जी 6 लाइन्स RBT रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से बात की गई थी कि जी उसमें येलो लाइन होगी, रेड लाइन होगी, ब्लू लाइन होगी, ब्राउन लाइन होगी, ऑरेंज लाइन होगी और ग्रीन लाइन होगी। और ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है बेसिकली इसको फिर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे शहर के लोगों को, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। ऑरेंज लाइन के हवाले से बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के हवाले से अगर हम देखें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लोग रख के बैठे हुए हैं। ऑरेंज लाइन का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इफ्तिताह ये जब हुआ तो उसके बाद अब ये ख्याल किया जा रहा है कि इंशाल्लाह ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इनिशियली तो कोई शायद हो सकता है कि 5 किलोमीटर, लेकिन हो सकता है कि फिर 9 किलोमीटर तक हो जाए और इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलत लोगों को मिलेगी। फिर ग्रीन लाइन के हवाले से आपके इल्म में भी होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची में आए थे, नाज़मात में, अनु भाई पार्क में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो जिसकी फंडिंग बेसिकली वफाकी हुकूमत ही करेगी। फिर अगर हम देखें तो अगर रेड लाइन और येलो लाइन की बात करें तो अब ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए होगा, या फिर ब्लू लाइन की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जी एक कंपनी है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है जो शायद इसको हैंडल करेंगे। और अगर हम ब्राउन लाइन की बात करें तो अभी तक तो कोई चीज़ सामने आई नहीं है कि ब्राउन लाइन को आखिर हैंडल कौन करेगा। अब तमाम चीज़ें एक तरफ, सबसे पहली चीज़ है कि ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होंगे, ये जब मुकम्मल होंगे तो इनकी इंटीग्रेशन कौन करेगा, क्या हमारी अपनी हुकूमत करेगी या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक इस हवाले से कोई काम करेगा, आखिर कौन करेगा, ये आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है कि शहर कराची में रहने वाले अगर देखें तो ज़्यादातर लोग, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो अगर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो कितने पैसे देते हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि ये जितनी भी लाइंस की हमने बात की है, जो बेहतर हमने ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम की बात की है कि जी ऑरेंज लाइन होगी जो हुकूमत सिंध इसको फ़ंड करेगी, ग्रीन लाइन होगी जो वफाकी हुकूमत करेगी, येलो लाइन और रेड लाइन ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए होगा, ब्राउन लाइन का भी कुछ पता नहीं है, और ब्लू लाइन इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई एक अहम शख्सियत है जो इसको हैंडल करेंगे। तो अब ये जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र है कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेंगे तो पैसे कितने देने पड़ेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि एक आम शहरी, शहर कराची का रहने वाला एक जगह से जब दूसरी जगह सफ़र करता है तो वो 70 रुपये या 90 रुपये एक ट्रिप के दे पाए,
क्या इतने ही पैसे चार्ज किए जाएंगे या इससे कम होंगे? और दूसरी अगर हम देखें जो एक अहम चीज़ है वो ये कि शहर कराची में अगर आप आएँ तो आपको एक वक्त था कि टैक्सीज़ की बड़ी बहुतात थी, लेकिन मैं तो इस शहर में जब से पैदा हुआ हूँ यहीं रह रहा हूँ, इस शहर में मैंने तो ये देखा कि टैक्सीज़ की तादाद बहुत कम हो गई और रिक्शा की तादाद बहुत ज़्यादा है और रिक्शाज भी अपनी मनमानी कीमत वसूल करते हैं। इस शहर के इस माशी हब के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन के लिए हुकूमत सिंध कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है और वफाकी हुकूमत कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमें इस स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है समीर हुड्डा साहब ने, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल की। समीर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। समीर, ये बताएं कि ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये इतने सारे जो रैपिड बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इज़ इट गोइंग टू एक्चुअली हैपन इन नियर फ्यूचर 2 साल 3 साल 4 साल में, या फिर हम 10-15 साल या हमारी अगली नस्लें? मेरे ख्याल में खुश खबर तो ये है कि इस वक्त पैसे जो है वो एलोकेट किए गए हैं। वफाकी हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और उन्होंने अमाउंट भी एलोकेट किया हुआ है और 16 बिलियन रुपीज़ एक तरफ से और 5 बिलियन उन्होंने सिंध हुकूमत को दिया हुआ है, तो 20-21 बिलियन रुपीज़ ऑलरेडी हैव बीन एलोकेटेड। और ये आपने जो देखा होगा ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गई है, सुरजानी टाउन से लेकर वाटर पंप तक काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, हो रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये वक्त पे पूरा मुकम्मल होगा। ये कोई 2 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट नहीं, वैसे वज़ीर आज़म ने तो अनाउंस किया था कि आइंदे अप्रैल 2017 तक वो देखने चाह रहे हैं कि वो पूरा बन चुके हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसके चांसेस बहुत ही कम हैं, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि उसमें बहुत और एस्पेक्ट्स हैं जो अब तक शुरू भी नहीं हुए। तकरीबन 2-2.5 साल तो लगेंगे मेरे ख्याल में। हाँ, इससे कम में तो उससे कम में नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या पॉसिबल है कि कोई 3 लाख के करीब लोग हर रोज़ ट्रैवल कर पाएंगे या कम? इसकी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बहुत और एस्पेक्ट्स है, कितने बसेस होंगे, किस मेयार के बसेस होंगे, क्या इसकी जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो वाकई एफिशिएंट होंगी, उसमें टोल बूथ सिस्टम्स, उसके टर्न स्टाइल्स, उसके स्टेशंस और उसके सिक्योरिटी कंसिडरेशन, उसकी कम्युनिकेशंस, उनके कंट्रोल रूम, उसके जो बहुत से CCTV कैमरास वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी फाइबर ऑप्टिक लाइंस, ये सारी चीज़ें मुकम्मल जब तक नहीं होंगी तो ये सिस्टम ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो और ये दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ द फैक्ट कि जो सिविल वर्क्स की जो ज़रूरत है, जो एलिवेटेड स्टेशंस 20 स्टेशंस हैं, 21 स्टेशंस हैं। अच्छा, ये तो रूट जो बना है अब तक ये सिर्फ ग्रीन फ्रॉम सुरजानी टाउन टू गुरु मंदिर तक, लेकिन जो इरादा था कि ये आगे भी मेरीवेदर टावर तक ले जाने के लिए टोटल कोई 26 किलोमीटर के करीब है, 26 किलोमीटर, जिसमें 20 किलोमीटर गुरु मंदिर तक है, लेकिन उससे आगे के जो है कुछ थोड़े सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2-3 लाइंस है वो चाहते हैं कि हम उस पार्ट पे हम जिम्मेदारी लें, लेकिन ग्रीन लाइन क्योंकि सबसे पहले बन रहा है तो और उसकी मनसूबाबंदी कई आज से पहले से शुरू हुई थी, तो ख्याल ये है कि उसका जो रूट प्लानिंग है वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में ही हो जाए, क्योंकि वो सबसे पहले वो बन रहा है। क्या कॉस्ट तकरीबन कोई होगी 16-17 अरब रुपए? नहीं, जो 20 लाख तो 20 बिलियन 20 अरब तो ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है फ्रॉम गुरु मंदिर टू टावर उसके लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो टोटल कोई मिल मिला 6 से 8 करोड़ अरब और ज़्यादा होगी, कोई अराउंड 28 हो जाएगा, 28 बिलियन रुपीस, एंड दिस विल बी entirely funded by the federal government. वेल फंडेड 16 बिलियन तो फेडरल गवर्नमेंट, अब तक तो 20 बिलियन तो उन्होंने किया है, और 6 और 8 6 to 8 प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे पिछले फरवरी में आए थे, तो उन्होंने उम्मीद दिखाई थी कि वो पूरा ग्रीन लाइन की जिम्मेदारी और ख़र्चा वो देंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के ताउन के साथ।
आई अंडरस्टैंड। अच्छा, इससे फ़ायदा तकरीबन आप अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ पीपल बात करें, जैसे हम बात करते हैं ना कि जी रावलपिंडी से इस्लामाबाद का ये जो मेट्रो सिस्टम है उसमें हर रोज़ इतने लोगों को बेनिफिट पहुंचता है। अब मुख्तलिफ फिगर्स हैं, कोई कहता है कि जी 80,000 लोग फ़ायदा उठाते हैं, कोई कहता है 1.5 लाख लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब जितने भी ट्रैवल करते हैं व्हाट्सएवर, इस सिस्टम के तहत, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के तहत, आप क्या समझते हैं कि अगर हम सुरजानी से लेकर हम टावर तक, गुरु मंदिर तक, जब जहाँ की भी बात करते हैं, तकरीबन कितने हज़ार लोग हर रोज़ पर आवर बेनिफिट उठा पाएंगे? हर रोज़ एक दिन में 2 लाख की कैपेसिटी होगी। और ये, लेकिन इसमें 2-3 वेरिएबल्स हैं। एक तो ये है कि कितने बसेस आप डेडिकेट करेंगे। अगर आपने बसेस कम दिए, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हर 2 मिनट में एक नई बस आनी चाहिए जो 100 बंदों को लेकर ट्रांसपोर्ट करे आगे। इस पे भी सवाल है। अब इस पे सवाल ये है कि जब हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो की बात करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जी इनिशियली तो हुकूमत पंजाब ने कोई 68 बसेस प्रोक्योर की थी, और अभी तक जो ऑपरेशनल हैं वो कोई 35 के करीब है। अल्लाह जानता है कि कितनी ऑपरेशनल हैं, कितनी प्रोक्योर की गई, लेकिन ये मुख्तलिफ फिगर्स हैं। ये बता दें कि अगर इसी तरह का सिस्टम है कि जैसे हम इसकी बात करें कि आपने जो बसें एक्वायर की, जो प्रोक्योर की, वो 68 है, ऑपरेशनल 35 हैं, इसका मतलब तो ये है कि या तो ये है कि लोग उसमें सफ़र नहीं कर रहे, या फिर आप समझते हैं कि अगर ज़्यादा बसें चलाएंगे तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा, तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आएँ और भेड़ बकरियों की तरह उसमें सफ़र करें। अगर आपने भेड़ बकरियों की तरह सफ़र किया और या उसको छत के ऊपर बिठाने की कोशिश भी की या सोची भी ना, तो फिर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा। क्योंकि एक तो ये ओवर एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स पे है, तो कोई बस के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता है। और कितने किलोमीटर ओवर एलिवेटेड है ओवरऑल? अबाउट 10 किलोमीटर। हाँ, 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर ओवर एलिवेटेड है, और बाकी एट ग्रेड है, राइट। और जो पोर्शन है शाराए पाकिस्तान का, वो पहले से मंसूबाबंदी हुई थी, आज से 20-25 साल पहले, के कोई दिन आएगा जबकि हम यहाँ पे एलिवेटेड बसवे बनाएंगे। लेकिन वो इतना वाइड है कि वहाँ पे एलिवेटेड होने की शायद ज़रूरत भी नहीं होती, और वहाँ पे तो एट ग्रेड होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बीइंग द एक्सपर्ट, आपने तो ग्रीन लाइन पे काफ़ी काम किया है ना? देखा है जी, किया है काम इस पर। तो क्या समझते हैं कि ये शहर कराची के वो लोग जो सुरजानी से गुरु मंदिर तक सफ़र करते हैं, या फिर इन बिटवीन आल्सो, उनके लिए एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तौर पे ये साबित होना चाहिए? और अगर नहीं हुआ तो हमारी नाअहलियत का जिम्मेदार होगी इसकी। कोई वजह नहीं है कि अगर हमारे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सही हुई, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत कुछ डाल रहे हैं, इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इसमें कंप्यूटराइज्ड हर किस्म की कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटी होगी, वेरी हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन होगा, ऑपरेशन कंट्रोल रूम होगा, फाइबर ऑप्टिक लाइंस होंगी, उसके साथ सेलुलर रेडियो लिंकेज भी होगी। तो लेकिन अफसोस की बात यह कि कुछ इदारे, कुछ फीचर्स हैं जो कुछ एरियाज़ में हम आगे बढ़ चुके हैं और कुछ अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है उसमें, लेकिन अब वक्त आ गया कि इस पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए। अब रेवेन्यू जनरेशन का सिर्फ एक ही क्या एवेन्यू होगा कि जो लोग टिकट खरीदेंगे 70-90 रुपये देंगे पर ट्रिप, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह? जो रेट है इज़ नॉट फिक्स एज येट। क्या 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ये फीजिबिलिटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद में 20 रुपये, मेरे ख्याल में वो बहुत ही कम है। पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में वो 20 रुपये है एक ट्रिप का। आई थिंक पिंडी टू इस्लामाबाद कह रहे हैं आप? नहीं, और लाहौर का भी 20 रुपये है, और पिंडी इस्लामाबाद जो बस BRT है वहाँ पे भी 20 रुपये, तो वो कम है। देखें, अगर आप वैगन में जाते हैं तो उसके करीब हो जाता है, और जब लंबे स्ट्रेच पे जाते हैं तो उससे ज़्यादा हो जाता है 20 रुपये। और 20 रुपये आजकल इवन जो मज़दूर के लिए भी काबिल
इट्स अफोर्डेबल। हाँ जी जी। और अगर ये पॉलिटिकल है कि आप इसको जितना अगर मुफ्त में भी कर दें तो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है और उसके अब्यूज़ ज़्यादा होगी। कुछ लोग गर्मियों में सफ़र करने के लिए बैठते हैं, एयर कंडीशन बस में बैठना वो भी पसंद करते होते, रमज़ान के वक्त पे उसमें बैठ जाते ताकि दिन पूरा अच्छा गुजरे 20 रुपये में। तो अच्छा, टाइम इसका क्या कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुरजानी से चलता है गुरु मंदिर तक कि कितने वक्त में, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर यहाँ से बैठते हैं तो कोई होगा ना फिक्स टाइम के आपने ऑप्टिमाइज़ करना होगा, क्योंकि जो कुछ है रूट्स जो लोकल बसेस होंगी और कुछ है जो एक्सेलरेटेड होगी। अगर हर स्टॉप पे हर अड्डे पे अगर आपने रुके लोकल बस होगी तो आप अगर 30 किलो एवरेज अगर 30 किलोमीटर/आवर पे आप जाते हैं तो आपको 50 मिनट लग सकता है सुरजानी टाउन से, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस रूट पे जाएंगे और 40-50 के तो उसके आधे टाइम में आ सकेंगे, 25 मिनट में पहुंच सकेंगे। इट विल बी वंडरफुल अगर सुरजानी से एक बंदा बैठता है और अगर उसने टावर जाना हो, गुरु मंदिर जाना हो और अगर वो कोई 20 से 25 मिनट में पहुंचता है तो ये एक इनकलाब होगा हमारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में। यस बिल्कुल। एंड दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। We're looking forward to and we have no choice. We must do it. We owe it to our public. हमारी आवाम जो है वो बहुत अरसे से बर्दाश्त की है इतनी मुसीबतें मुश्किलात। आप देखें अब पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं चाइना गया था और वहाँ पे जो सूरत हाल देखी, हम वाकई बहुत पीछे रह गए। बहुत पीछे मीन्स 25 साल 20-25 साल में चीन ने जो तरक्की की है उनके आप कम बता रहे हैं, 20-25 साल कम बता रहे हैं, कम से कम मैं तो समझता हूँ कि 100 साल नहीं, वो माओ सेतुंग के ज़माने से हाँ पूरा 100 साल। उसकी तो लोगों की जो पूरे माशरत की जो फ़िलोसॉफ़िकल उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और कुर्बानी का जज्बा वो तो 50-60 साल पहले से तैयार किया गया था। चीज़ पेट्रियटिज़म है, हुब्बुल वतनी है। अगर अपने वतन से आप मोहब्बत करने लगे ना तो हर चीज़ को यू विल ओन इट एंड यू विल वर्क विद सिंसियरिटी। लेकिन शायद यहाँ पे पता नहीं उसको एक्सप्लॉइट भी बहुत किया जाता है। हुब्बुल वतनी तो बहुत अहम चीज़ है और मेरे ख्याल में अक्सर लोगों में है, लेकिन जब वो बर्दाश्त कितने सालों से वो बर्दाश्त करे उसकी एक्सप्लॉइटेशन, तो अब वक्त आ गया कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी के जो देखें चीन ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसने मैनेजमेंट इस्तेमाल की, उन्होंने कुर्बानी का जज्बा तो वाकई इस्तेमाल किया, लेकिन उससे साथ में उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के सही बिल्कुल आई वुड अग्री विद यू। साइंस के हवाले से अगर आप देखें तो चाइना इज़ नंबर 2 एट द मोमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट चाइना यूरोप से आगे निकल चुका है। इट इज़ ओनली सेकंड टू यूएसए नंबर 1 पे है एंड सेकंड चाइना ने जितनी साइंस में तरक्की की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तरक्की की है, टेक्नोलॉजी में शायद ही किसी मुल्क ने की थी। अब वो दूसरी बड़ी मईशत तो दुनिया की बन चुका है, लेकिन साइंस और रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से भी दुनिया में नंबर 2 है। आफ्टर अमेरिका इट इज़ चाइना। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच रियली मैटर्स। इट मैटर्स, लेकिन उनके मैस प्रोडक्शन होते हैं, वेरी लार्ज मार्केट्स हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर इट। और उनकी एक विल है, विल टू अचीव, टू सक्सीड, एंड दे हैव अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट बैक्स इट अप एंड देयर इज़ नो रेजिस्टेंस टू द डिसीजंस दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे हर जगह वफाकी हुकूमत कुछ इरादा करती है तो उस पर इतनी ज़्यादा रुकावटें होती हैं कि उसको करने के लिए मुश्किलात बहुत आगे फैल जाती हैं। तो या और एक और बात है कि उनके तालीमी इदारे जो हैं वो भी they are consistent or they are spread out. There are many hundreds of thousands of graduates from technology centers. यहाँ पे शुरू हुआ था 20 साल पहले, लेकिन अब भी हमें बहुत ज़्यादा और लोगों की ज़रूरत है जो स्किल्ड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, ये जो कराची के ये जो 6 की 6 लाइन्स हैं जिनका एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, अब इसमें अगर हम देखें तो ऑरेंज लाइन तो हुकूमत सिंध कह रही है कि जी हम अपनी किटी से फाइनेंस करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कल परसों आपने देखा था कि हुई है। ऑरेंज लाइन के हवाले से आपके क्या ताउसरात हैं कि हाउ बेनिफिशियल दैट विल बी? ऑफ कोर्स बेनिफिशियल तो होगी अगर, लेकिन फिर भी अगर देखें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब शुरू में 3.9 किलोमीटर्स है और औरंगी टाउन से, और इट विल बी अ फीडर
जो कि जो ग्रीन लाइन को पे फीड करेगा, लेकिन और सिर्फ 4 किलोमीटर्स का बाद में ज़्यादा बढ़ेगा। विल कंटिन्यू विद दिस। वेल नाज़रीन, हम बात करें कि शहर कराची में ट्रैफिक का निज़ाम कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इन द डेज टू कम काम कर सकेगा। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कराची का कब बेहतर होगा, और फिर कुछ लाइंस की बात करेंगे जो 6 हम रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब उसमें जब हम येलो लाइन की बात करते हैं तो वो भी 26 किलोमीटर लंबी येलो लाइन जो कुरंगी को कनेक्ट करेगी सदर से। फिर इसके अलावा अगर हम रेड लाइन की बात करें तो रेड लाइन भी 26 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो सफूरा, कराची यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, सफूरा से लेकर ये टावर को कनेक्ट करेगा। अब ऑरेंज लाइन की जब हम बात करते हैं तो वो एज अ फीडर, अगर इनिशियली वो 3.5-4 किलोमीटर का भी है, 5 किलोमीटर का है, जो एक्चुअली काइंड ऑफ फीडर होगा ग्रीन लाइन में। जो भी है ये प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा वायबल होंगे कराची के शहरियों की मुश्किलात आसान करने के हवाले से। समीर, अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लाया जा सकता? देखिए, आज दिन तक हमने सोचने पे, हमने अपने आप पे परहेज़ किया हुआ है। हम अपने एक पाबंदी लगाई गई है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करते, क्योंकि हमें कहा गया है। किसने कहा गया है? वो और लोग हैं लेकिन उन्होंने कहा गया है कि यू कैन नॉट अफोर्ड, मना कर दिया गया, मना कर दिया गया, तुम इसके बारे में सोचो भी नहीं, है बहुत ज़्यादा महंगे होते। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्यों महंगे हैं, किस वजह से महंगे? देखें, जितने अगर आपने ओवर हेड जो बनाते हैं या ये फ्लाईओवर्स बनाते हैं तो उसमें आपको 2 साल तक पूरे शहर की जितनी बिजनेसेस हैं रूट पे, वो जितना उन पे परेशान रहते हैं, नुकसान होता है, वहाँ पे 2 साल तक के उनकी इकॉनमी बिल्कुल ठप हो जाती है। तो उसका भी कॉस्ट है। हाँ, उसका कॉस्ट कितना है? तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई तरीक़ेकार होना चाहिए कि आप डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो, और एक तरीका जो डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए वो ये है कि आप अंडरग्राउंड ट्रेन से जाएं, अंडरग्राउंड रास्ते बनाएं, टनलिंग करें। टनलिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अब आजकल जो अवेलेबल है, जो आज से कोई 20-25 साल पहले नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अफोर्डेबल है मेरे ख्याल में, उसको टनलिंग टेक्नोलॉजी। अभी ये जो रिसेंटली हम स्विट्ज़रलैंड और यूरोप की बात करें कि यूरोप को मज़ीद कनेक्ट करेगा, इंटीग्रेशन होगी, इसमें देखें ना कि ट्रैवल भी किया यूरोपियन लीडर्स थे, एंगेला मर्केल जो चांसलर हैं जर्मनी की, काफ़ी दूसरे लीडर्स थे। वो तो स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ियों से किए और कोई आधा घंटे का फासला कर दिया, जबकि पहले उससे कोई 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा होता, और वो पहाड़ियों के थ्रू इन। तो ये तो बहुत अहम है। वो उसका ख़र्चा ज़्यादा हुआ मानता हूँ, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग सड़कों के नीचे आप टनल बोर करते हैं, और वो जो मशीनरी जो है इज़ द मेन कॉस्ट, और वो मशीनरी इस तरह है कि पूरी रोबोटिक असेंबली है, 95 मीटर्स लॉन्ग, 42 फीट इन डायमीटर, और वो एक वक्त पे वो एक दिन में आप कोई 100 से ज़्यादा फीट वो खुरचती है और बोरिंग करती है, और इतना एस्टिमेट है कि एक महीने में 1.3 किलोमीटर्स वो बोरिंग कर सकती है। तो अगर आपका पूरा स्ट्रेच है 26 किलोमीटर का, फॉर एग्जांपल 26 किलोमीटर तो ज़्यादा है, तो उसको आप देख सकते हैं कितना लगेगा, 2 साल लगेंगे। लेकिन 2 साल जिसमें आप, ये ख़ास इसकी जो फ़ायदा है, जो डाउनटाउन शहर है, जो डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान, अगर जैसे सुरजानी टाउन हो, वहाँ पे तो शाहराए, बड़े शाहराए हैं और वहाँ पे आबादी भी कम है, लेकिन जब पुराना शहर है वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, तो उसके नीचे से आप टनल बोरिंग करें तो आप कम से कम लोगों को आप अफेक्ट करेंगे, और ख़ामोशी से उसका शोर भी नहीं होता है। आप कोई 60 फुट नीचे, 50 से 60 फुट से 100 फुट तक आप नीचे से आप टनल करते जाएं, और हर महीने में 1 किलोमीटर आप एडवांस करते जाएं, और जो मलबा है उसको आप कन्वेयर बेल्ट्स के साथ वो बाहर आप फेंकते जाते हैं, और टनल की जो दीवारें हैं वो भी एक ही वक्त पे उसको आप बनाते जाते हैं। तो एक महीने में आपने 1 किलोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं।
और इसकी जो अखराजात, जी इसके अखराजात ज़्यादा नहीं है। ये मशीनें जो हैं ये वैसे $50 मिलियन की होती थी, लेकिन अब चीन ने 3 मशीन्स ख़रीदा एक ऑक्शन में सियाटल वाशिंगटन में, 3 मशीनें एट अ कॉस्ट ऑफ $9 मिलियन अपीस, यानी $27 मिलियन में, जो कि 3 मशीनें आ गई जो पहले 50 में थी, 50 के एक होती है या। तो ये इस तरह की, लेकिन वो लोग तो तैयार हैं, वो इतने ज़्यादा अंडरग्राउंड सबवेज बनाते हैं कि उनको तो उनके इंजीनियर्स बिल्कुल तैयार थे कि उसको हड़प कर देते जैसे ही। अब कतर में बनने वाली है, बहुत बहुत बड़ा मंसूबा है, वो अरबों डॉलर का है, वो हमारे बस की बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही। मैं कहता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स को तैयार होना चाहिए, हमारे तालीमी इदारों में ये कोई ख़ास टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे हमें पढ़ाना चाहिए। हमारे जो अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट स्टूडेंट से सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, टनलिंग, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें ये सीखा जाए। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है और आप अपने कोई स्पेशलिस्ट को आप भेजें ये कंपनीज़ पे उनसे सीखने के लिए, जैसे आप CSP ऑफिसर्स या डेमोक्रेसी और दूसरे चीज़ों के लिए आप भेजते हैं स्पेशल, तो ये टनल बोरिंग मशीन्स के बारे में आप सीखने जाएँ, क्योंकि उसके फ़ायदे बेहिसाब है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं कि आप ये जो हम सर्कुलर रेलवे की बात करते थे काफ़ी अर्से से, मैं तो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, अब बुढ़ापे की तरफ गामज़न हूँ, लेकिन मुझे तो ये चीज़ें दिख नहीं रही कि कभी होगा। 1969 में पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये मंसूबा किया था कि सर्कुलर रेलवे का, तो जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे पाकिस्तान रेलवे की जो लाइन थी वो उसको ज़्यादा एक्सटेंड किए थे, रिग रोड से लेकर कराची सिटी तक, सदर स्टेशन और फिर कराची सिटी। तो वो एक पहले बना हुआ रूट था, उसमें ज़्यादा लाइंस, 2 लाइंस एक आना एक जाने के लिए, तो वो दैट वाज अ नेचुरल एक रूट था और इसमें उम्मीद थी कि 7 लाख लोग सफ़र करेंगे और इसके 2 शाखें, 700,000 people every day। यस, 2 शाख होंगी, एक वेरी बिग प्रोजेक्ट, यस, और सर्कुलर, एक तो कराची रिग रोड से लेकर सदर स्टेशन तक, फिर वहाँ से आगे वज़ीर मैंशन और लियारी और उधर से गुजर के फिर बैक टू नीपा चौरंगी। फिर अगर देखा जाए अभी हम जैसे ऑरेंज की बात करें, जो चाहे फीडर हो या कुछ भी हो, उसमें तो कोई 50,000 लोगों की बात करते हैं। फिर अगर हम ग्रीन लाइन की बात करें तो 2 से 3 लाख लोगों की बात करते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये सर्कुलर रेलवे का सिस्टम आता तो ये तमाम की तमाम ये जो 6 लाइनें हैं ये मिला के उस एक के बराबर है। लेकिन ये एक सिर्फ एक इलाका, ये सर्कुलर है कराची के पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स अगर हम देखें, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि वो शॉर्ट स्टॉप्स भी हैं, शॉर्ट स्टॉप्स में आगे, तो इसके फ़ायदे, इसको अबैंडन करना मेरे ख्याल में एक ज़रा नाइंसाफ़ी है। इसने जायका ने 2-3 मरतबा इसको, पहले $1 बिलियन का था, फिर उसको 2 बिलियन हो गया, अब 2.5 बिलियन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसके ख़ास जो बात थी कि जो एनक्रोचमेंट्स हो गए वो लाइंस पे, जो आबादियाँ जो उनको हटाने वाली बात है। लेकिन कुछ माफिया थे जो चाहते हैं ये कभी नहीं होता, तो उसका सबको पता है वो माफिया कौन है, सबको पता है, कोई बोलता नहीं है, रोड माफिया है और रोड माफिया। इट इज़ रियली पिटी एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इतने बड़े शहर, एक तो कल्चरल हब भी है, इकोनॉमिक हब भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान से हम देखते हैं कि लोग बड़ी मोहब्बत से, प्यार से यहाँ आते हैं। एंड ये वो शहर है जो सबको फीड करता है। जो बस रूट के जो ऑपरेटर्स हैं, लाइसेंसेस जहाँ मिलती थे, ये मैं पर्सनल आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे बंदे का जो ऑपरेटर का नाम होता है, लेकिन उसके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि मोहम्मद अली बिन खादम हुसैन वो बस ऑपरेटर है, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसका नाम नहीं है। तो मोहम्मद अली तो 50 और भी हो सकते हैं जिसका कोई भी। तो ये हुकूमत ने या जो भी इदारे हैं उन्होंने ये एक ख़ास एक बात है, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी कि बस ऑपरेटर्स कौन है, कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। Agreed. एक बहुत बुनियादी सवाल है ये। It is. अच्छा ये बताएं कि अगर हम इन 6 लाइन्स की बात करें जो हम कह रहे हैं कि चाहे वो ग्रीन हो, ऑरेंज हो, ब्लू हो, ब्राउन हो, येलो हो, रेड हो, जो भी ये 6 लाइन्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट जिसने भी डेवलप किया, वंडरफुल आइडिया। लेकिन टोटल बसेस की तादाद तकरीबन 1600 के करीब तो बसेस चाहिए होंगी अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें। तो समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए किसी
बिजनेस टाइकून के ज़रिए या फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए या सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए? साहब, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारे इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो प्राइवेट बसेस बना रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां बनाते हैं, बेहिसाब टोयोटाज या जो भी होंडा या जो भी है लोकली बनाते हैं, आप 100 गाड़ियों को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक बस से। तो इन्हीं जो इदारे हैं अब बस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, जिससे माशरे में फ़ायदा होगा। और ये जो आलूदगी होती है और सड़कों पे जो इतनी कंजेशन होती है और ईंधन के खर्चे होते हैं और हर बंदे किसी का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। चंद लोग जिनके पास गाड़ियाँ, लेकिन वो गाड़ियाँ जो चलाते हैं उनके लिए पार्किंग की जगह नहीं है और उनको अगर दूर से आते हैं तो वो फंस जाते हैं ट्रैफिक में। तो अगर ये बसेस इज़ द वे टू गो, mass transit is the way to go, trains is the way to go, make the buses yourself। आप खुद ही पाकिस्तान में इंडिजिनसली आप वो बसेस बनाएं और आप रोज़गार पैदा करोगे और सबका फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट्स या जो भी एजेंसीज़ हैं उनको सख्त इसके और जो भी मोटर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तावन से इसकी फीजिबिलिटीज़ करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बसेस बनने चाहिए। 1600 बसेस आपने कहा, ठीक है, 1600 बसेस बनाओ, कराची के लिए बनाओ, फिर हैदराबाद के लिए बनाओ, फिर कोयटा के लिए बनाओ, फिर पेशावर के लिए बनाओ, लाहौर के लिए बनाओ, सब के लिए बनाओ, बनाते जाओ। आइंदे 15-20 साल तक आप बसें बनाते जाओगे। आपकी जो कार की प्रोडक्शन है उसको आधा कर लो और या उससे भी कम क्वार्टर कर दो और बसेस की तरफ चले जाओ, ताकि ये निज़ाम बेहतर हो, लोगों को फैसिलिटेशन और सहूलियात बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन बात करें तो आम आदमी की जो परचेजिंग पावर, वैसे तो हम कहते हैं कि जी पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करते हैं तो वो $1,561 है। अब ज़ाहिर है इसमें वो लोग भी हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी, वो लोग भी हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ये तो एक एवरेज ले लिया गया ना। अब लोग अगर हम देखें तो अगर इसमें शहर कराची की बात करूँ तो शहर कराची में जब मैं देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि आज से 5 साल पहले बसों की तादाद ज़्यादा थी, शायद उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो सिस्टम था वो शायद ऐसा था कि मिनी बसेस को चीज़ें ज़रा जैसे कहते हैं ना वायबिलिटी लगती थी, बिज़नेस वायबिलिटी। तो 22,000 के करीब मिनी बसेस थी कि लोग सफ़र करते थे एंड दे यूज़ टू पे एंड उनको बेनिफिट भी मिल जाता। या शायद इस वक्त सिस्टम कुछ इस तरह बन चुका है कि ज़्यादातर लोगों ने या तो कार पूलिंग शुरू कर दी है या फिर लोगों के पास अपनी गाड़ी आ गई है। इकनॉमिक एक्टिविटी अगर जनरेट हो रही है, बेहतरी हो रही, तो लोगों की अपनी जो परचेजिंग पावर उसमें बेहतरी आ रही है। तो शायद बस ये जो मिनी बसेस ओनर्स हैं उन्होंने भी ये देख लिया कि यार ज़्यादातर लोगों ने तो अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले ली हैं या फिर वो कार पूलिंग कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं रूट्स पे चलें जो हमारे लिए बेसिकली सूदमंद है। अगर सूदमंद नहीं है तो उस रूट को ख़त्म कर दें। तो इस पर तो बेसिकली देखें ना कि अगर 329 ऑफिशियल रूट्स हैं और सिर्फ 111 ऑपरेटिव हैं या अगर थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसमें किरदार तो बेसिकली सरकार का आ जाता है कि सरकार इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो भी ऑफिशियल रूट्स हैं उस पर बसें चलनी चाहिए ताकि आम आदमी को तकलीफ तो ना हो। इसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है बस रूट्स की, वो एक मेरे ख्याल में एक मजाक है कि यस, मैंने करीब से देखा हुआ है। उनकी बोरियों में इनके बस के रजिस्ट्रेशन, कारों की रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन, और इनको बेहतर बनाना चाहिए। कंप्यूटराइज किया लेकिन वो ज़ाया कर दिए। कुछ उन्होंने कोई एक विल टू परफॉर्म नहीं था, पैसे बहुत ज़ाया किए और ये हकीकत है जिसको देखने की ज़रूरत है। यस। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए शहर कराची के लोगों को सिंध सरकार से और वफाकी सरकार से? अब क्या अपने नुमाइंदे आने चाहिए जो आप पे ज़िम्मेदार हैं। कराची के लोग के अपने हुकूमत में होते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। यस। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम लाहौर की मेट्रो ट्रेन की बात करें तो ये आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि 2 साल पहले चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ।
वो एग्रीमेंट साइन हुआ पंजाब हुकूमत ने और चाइना ने किया कि उसमें जी 1.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट होगा। तो क्या शहर कराची में भी इस तरह की चीज़ें, जैसे अब हम कह रहे हैं कि जो ऑरेंज लाइन तो बेसिकली हुकूमत सिंधी फाइनेंस करेगी, फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ग्रीन लाइन के लिए, अब बाकी का तो ऐसा कुछ पता नहीं ना। क्या हुकूमत सिंध अपने रिसोर्सेज से लेंगी या कोई बैंक से लेंगी? हाँ, दैट इज़ आल्सो क्वेश्चन। अब उसमें क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक का रोल आएगा, किसका आएगा? जाहिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सम बैंक, किसी कोई ने भी कोई बैंक हो सकता है। जी कोई भी हो सकता तो है। फिर ये जो 6 की 6 लाइन्स हैं, इनकी इंटीग्रेशन भी क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही काम होगा? मेरे ख्याल में ये तो ज़्यादती है, क्योंकि क्यों बैंकर्स कोई बाहर का बैंक क्यों हमारे शहर के लिए बनाए? अपने लोग क्यों नहीं अपने वसाइल से क्यों नहीं बना सकते? अगर आपने वाकई एक सस्टेनिंग इदारा होना चाहिए जो सेल्फ, उस पहली बात है आप इसको इतना हैविली सब्सिडाइज ना करें, 20 रुपये आप इसके टिकट का नहीं रखें, ऐसा टिकट का रखना चाहिए जो कि ज़्यादा थोड़ा अफोर्डेबल हो, जो इसके अखराजात को मीट कर सके ओवर द ईयर्स, और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो। अपने यंगस्टर्स, इतने हज़ारों लोग अब बच्चे हमारे NED और सर सैयद और दूसरे तालीमी इदारों से ग्रेजुएट करते हैं, उनको नौकरियां चाहिए, उनकी तालीम पे थोड़ा तवज्जो दें, उनको इस तरह मोटिवेट करें, उनको ऐसे सिखाएं कि वो ख़ुद अपना निज़ाम खुद सही कर सकें। और जो बात, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, वो बहुत सस्ती हो गई है। अब कंप्यूटर्स वो हज़ारों लाखों, पहले करोड़ों के होते, फिर लाखों के, फिर हज़ारों के, अब बहुत सस्ते हो गए। 2000-5000 में आपको वेरी हैवी पावरफुल कंप्यूटर आपको मिलते हैं, सेंसर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आसान हो गया है। सॉफ्टवेयर जो है वो एक आपके दिमाग की सोच की बात है, उससे आप कोड के ज़रिए आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर कोड के ज़रिए। तो ये जो हमारे बच्चे जो निकल रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं तमाम इंजीनियरिंग और साइंस के इदारों से और मैनेजमेंट के इदारों से, उनको इस्तेमाल करें, उनको गाइड करें यार, उनको गाइड करें, क्यों नहीं उनको करते हो? उन पर भरोसा करें। आप नहीं करें कि आप कंसल्टेंट्स आप बाहर मुल्कों से लाएंगे, चलो पहली दफ़ा लाओगे, दूसरी दफ़ा लाओगे, लेकिन फ्यूचर में आप अपने लोगों को इस्तेमाल करो। और ये ब्यूरोक्रेसी के कुछ ऐसे भी बंदे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल, जो अपने कौम के लिए सोचते हों और उनमें स्किल्स भी हों, टेक्नोलॉजिकली समझते हों। उनके कमिटीज़ होने चाहिए, एक बंदा नहीं होना चाहिए, 2 बंदे नहीं, कोई कमेटी होनी चाहिए, उनको आप मुंतखब करें। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली नेल्सन मंडेला से किसी ने सवाल पूछा था कि बताएं कि सियासतदान में, रहनुमा में, पॉलिटिशियन में और लीडर में डिफरेंस क्या है? तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जी पॉलिटिशियन हमेशा अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है और रहनुमा, लीडर, अगली जनरेशन के बारे में सोचता है। हमें बेसिकली अपनी अगली आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है कि उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। समीर अटवा, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, उम्मीद तो ये करते हैं कि शहर कराची के मसाइल हल होंगे, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है उसके लिए कोई खातिर खा इक़दाम किए जाएंगे, और जो इक़दाम किए गए वो तमाम के तमाम इक़दाम इंशाल्लाह अमल दरामद से भी गुजरेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी होगी। तक लेता ही अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।